हुआ था, लेकिन ये टॉपिक मुझे थोड़ा और अच्छा लगा कि नहीं ये इससे एग्जाम में और क्वेश्चन बन सकता है, तो फिर मैंने आज इसको थोड़ा और कुछ फैक्ट्स के साथ में आपको मैं और पढ़ाना चाह रहा हूं इसको। वो कैसे? आप लोग जानते हैं जो नीलगिरी तहर है, ठीक है, इसमें दो तीन चीजें खास बात है। पहली बात, लोग क्या करते हैं, इसको हिरण के करीब मान लेते हैं, डियर के करीब मान लेते हैं। तो कई बार एग्जाम में अगर आएगा कि जो नीलगिरी तहर है एक्चुअल में वो किस प्रजाति के समकक्ष है या किस प्रजाति के पास में है, तो ध्यान रखना ये जो बकरी है और भेड़ है इसकी प्रजाति का माना जाता है इसे, ठीक है। दूसरी बात, इनकी एक खास बात होती है कि ये नीलगिरी में आप देखेंगे जो पहाड़ियां रहती काफी खड़ी खड़ी पहाड़ियां हैं, काफी पहाड़ियां क्या है, खड़ी हैं। आप लोग देखोगे हिमालय में, तो हिमालय में आपको ऐसा स्लोप देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे नीलगिरी में पहाड़ियां ऐसी खड़ी मिलेंगी। तो ये लोग क्या करते हैं, खड़ी चट्टानों में चढ़ने की क्षमता रखते हैं, खड़ी चट्टानों में चढ़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसा पूरी चट्टान भी रहेगी तो ये क्या करेंगे, ऐसा इनको चढ़ने की बहुत ज्यादा विशेषताएं होती है। जहां जहां पर एक ब्रेक्स बने होते हैं वहां पर जा जाकर क्या करते हैं, चढ़ने लगते हैं। इनके पास विशेष क्वालिटी होती है, इसीलिए इन्हें एक विशेष नाम दिया जाता है माउंटेन मोनार्क। ध्यान रखना इसे माउंटेन मोनार्क कहा जाता है, क्योंकि इनकी खास बात रहती है कि ये खड़े चट्टानों में चढ़ जाती है, ठीक है। दूसरी बात कि ये कहां पर पाई जाती है, नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाती है। और नीलगिरी जो पर्वत है, आप अगर देखेंगे यहां पर नीलगिरी जो पर्वत है, ठीक है, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट काफी नीचे तक जाता है और जो ईस्टर्न घाट है वो यहां तक ही बस आता है। और फिर ये दोनों आपस में जो मिलते हैं वो यहां पर नीलगिरी की पहाड़ी के माध्यम से मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो रहते हैं वो नीलगिरी के माध्यम से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और यहीं पर आपको इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, उसका नाम है डोडा बेट्टा। तो आप देखेंगे यहां पर डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की ये सेकंड हाईएस्ट क्या है, यहां पर ये सेकंड हाईएस्ट एक चोटी है। सबसे हाईएस्ट कौन सी मिलेगी आपको, अन्नाईमुदी। फर्स्ट में कौन सी आएगी यहां पर, अन्नाईमुदी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहां मिलेगी ये, अन्नामलाई की पहाड़ी में, ठीक है। अब बोलेंगे नीलगिरी का विस्तार कहां मिलेगा आपको, तो केरल में भी मिलेगा और तमिलनाडु में मिलेगा, दोनों राज्यों के अंतर्गत आता है। इसी नीलगिरी के क्षेत्र में यहां पर जो विशेष प्रकार का जो जीव पाया जाता है, जानवर, वो है नीलगिरी तहर। अब ये नीलगिरी जो तहर है ये एक्चुअल में ध्यान रखना तमिलनाडु का ये राजकीय पशु है। तमिलनाडु का क्या है यहाँ पर, ये राजकीय पशु है। जैसे हर राज्य का अपना अपना एक पशु बनाया जाता है, उसी तरीके से इसे राजकीय पशु बनाया गया है। अब इसकी जो जनसंख्या है ना वो धीरे धीरे क्या हो रही, कम होते जा रही है। अब कम हो रही है तो भाई राज्य ने क्या किया है, उसको अपना राजकीय पशु बनाया है, तो जिम्मेदारी कि उसकी रक्षा करे। तो रक्षा करने, आप जानते हो जो हमारा वन होता है, वन होते हैं, वन्य जीव होते हैं, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र दोनों को होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि जो वन होते हैं और जो वन्य जीव हैं, इसका मतलब जीवों की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, ये समवर्ती सूची का विषय है। अब देखो यहां से आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर होते चल रहा है। तो समवर्ती सूची का विषय, इसका मतलब यहां पर राज्य भी इसके लिए नियम बना सकती है और संघ अर्थात केंद्र भी इसके लिए नियम बना सकती है। तो आप यहां पर देखेंगे समवर्ती सूची का विषय है। अब सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको मिलेगा एक 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो आप लोग जानते हैं इसी वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972 का, इसमें 6 अनुसूची का जिक्र है। कितने शेड्यूल इसमें, यहां पर 6 अनुसूची का जिक्र है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में ऐसे जानवरों को शामिल करते हैं, ऐसे जीवों को शामिल करते हैं जिनका किसी भी तरीके से उनकी हत्या नहीं कर सकते हैं, उनका किसी भी तरीके से शिकार नहीं कर सकते हैं, अनजाने में भी आप उसे नहीं मार सकते हैं। मतलब इसमें इनको पूर्णतः सुरक्षित किया गया है। तो यहां पर अनुसूची 1 और अनुसूची 2, इनमें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, जिनकी जनसंख्या काफी कम हो रही है, इन जीवों को शामिल कर लिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो अनुसूची 1 है, अनुसूची कहीं लिखा होगा यहां पर, वैसे नहीं लिखा है, ये लिखा है
ए आप जानते हो अनुसूची 1 के अंतर्गत आती, इसका मतलब इसका वध और मतलब मारना इसको पूर्णतः वर्जित है, तो अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है। इसका मतलब क्या है, ए संकटपन प्रजाति है। ये क्या है बताइए, संकटपन प्रजाति, अर्थात इसके संकट में है, इसका अस्तित्व संकट में है, इसलिए इसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से कहां से क्वेश्चन बनेगा बच्चों। देखो सबसे पहली बात, नीलगिरी तहर जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो नीलगिरी के नाम से नीलगिरी में है। आप बोलेंगे ए किस राज्य का राजकीय पशु है, तो तमिलनाडु का है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी जो तहर है वो कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो याद रखना है संकटपन प्रजाति है और ये अनुसूची 1 में शामिल है 1972 के एक्ट के अंतर्गत। अगर चूंकि ये राज्य सरकार का प्रयास हो रहा है कि नीलगिरी के लिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन स्कीम लाए हुए हैं, तो आप जानते हो ये पूछ लिया जाएगा कि वन्य जो है और वन्य जीव है वो राज्य सूची का विषय है कि संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, तो आप बोलना किसका विषय है, तो आप बोलना भैया समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात एक कंकरेंट लिस्ट का विषय है। एक और बात पूछ लेगा कि क्या हमारा जब संविधान बना हुआ था तो क्या ये शुरुआत में ही इस विषय में था, नहीं, पहले क्या हुआ करता था, ये राज्य सूची का विषय था। क्या था ये, पहले राज्य सूची का विषय था। इन राज्य सूची के विषय को 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसे क्या कर दिया गया था, यहां पर उसे कंकरेंट लिस्ट में या समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सर सही से दिखाई नहीं देती है, अच्छा रेड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ब्लैक से लिखना बेटा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया, ये बेसिक चीजें हैं, इनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल में है, यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये मत सोचना सर एक कहां से क्वेश्चन आ गया, एक्चुअल में इसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ वो टॉपिक है, लेकिन हमें केवल इतना क्लियर नहीं पढ़ना है यहां पर, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है।